नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। ये भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कॉन्स्टिपेशन जो है डिफाइन हुई है इनफ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल। ठीक है, डेफिनेशन है इनफ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल। अब कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट जो होगा वो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन एक्सपीरियंस करेगा, स्ट्रेनिंग या डिस्कम्फर्ट पेरीएनल एरिया पर या फिर एब्डोमिनल एरिया पर डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन अक्यूट भी हो सकती है जो मतलब हफ्ते से कम टाइम तक हो, क्रॉनिक भी हो सकती है जो 4 हफ्तों से ज़्यादा चली हो। तो इसके कुछ वजूहत हैं कॉन्स्टिपेशन की। या तो प्राइमरी कॉज होगा कि खाने में उसका इतना फाइबर नहीं ले रहा, लाइफस्टाइल उसका सेडेंट्री है, दूसरी वजह ये भी हो सकती है, या रेक्टल इवैक्यूएशन का कोई डिसऑर्डर है। ठीक है, तो बहुत सी सेकेंडरी वजूहत भी हैं, जैसे उसमें कुछ ड्रग्स भी आ जाती हैं लाइक ओपिएट्स। ठीक है, तो वो जो सेकेंडरी वजूहत हैं वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले हमें पता हो कि हमने कैसे किस तरह से क्लिनिकली असेस करना है और मैनेज करना है कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को। इनिशियल असेसमेंट में सबसे पहले हमें ना, जब प्रेजेंट करता है पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के साथ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसकी डिटेल हिस्ट्री लें। पहले तो आपने ऑनसेट पूछना है, ड्यूरेशन और कैरेक्टरिस्टिक, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो अगर न्यूबॉर्न है उसमें अगर कॉन्स्टिपेशन हुई है तो हिर्शस्प्रंग डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, जबकि अगर रिसेंटली किसी के बॉवल हैबिट मिडल एज वाला आया है, चेंज हुई है, तो उसमें कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर हो सकता है जैसे कॉलन कैंसर। ठीक है, अगर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है या वेट लॉस तो नहीं हुआ कॉन्स्टिपेशन के साथ या ब्लीडिंग, तो ये भी पूछना है हिस्ट्री में। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेनिंग करनी पड़ रही है आपको इवैक्यूएट करने के लिए, ये भी पूछेंगे। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के सिम्टम्स भी आपने देखने हैं, और चाइल्डहुड कॉन्स्टिपेशन की भी हिस्ट्री लेनी है कि बचपन से है, या इसी तरह इमोशनल डिस्ट्रेस का भी पूछना है। ठीक है, फिर आप जब फिज़िकल एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें भी आपको कुछ जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे आपने जनरल मेडिकल डिसऑर्डर्स के लिए देखना होता है या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले साइंस देखने होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे स्पाइनल कॉर्ड की लेशंस को भी आप चेक करोगे। पेरिनियल इंस्पेक्शन और रेक्टल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होती है पेल्विक फ्लोर की एबनॉर्मलिटी के लिए, जैसे अगर सेंसेशन में भी पेशेंट की इम्पेयर हो गई हों या एबनॉर्मल डिसेंट, एनल कनाल के इश्यूज़ हो सकते हैं, मास हो सकता है, फीकल इम्पेक्शन या प्रोलैप्स हो सकता है इन द रेक्टम। ठीक हो गया, तो आप इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाओगे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में। हर किसी को जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती कि एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की। वो जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उनके लिए हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। पहले इनिशियल है जिसमें हमने पहले तो थॉरो हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन की, फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और पेरिनियल इंस्पेक्शन भी करनी है। ब्लड टेस्ट में आपने फुल ब्लड काउंट करवाना है, रूटीन बायोकेमिस्ट्री, सीरम, कैल्शियम, थायराइड फंक्शन टेस्ट। अगर ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो फिर हम डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं पेशेंट को। ठीक है, जिसमें फ्लूइड इनटेक अपना नॉर्मल करे, सही करे, इंक्रीज़ करे, डाइटरी फाइबर सप्लीमेंटेशन ले और एक्सरसाइज। अगर इनसे हेल्प नहीं मिल रही तो फिर आपने लेक्सेटिव स्टार्ट करवाने होते हैं। ठीक है, अगर कोई कंसर्निंग सिम्टम है जैसे पेशेंट को रेक्टल ब्लीड भी है या वेट लॉस हुआ है या पेन है, तो फिर हमें कोलोनोस्कोपी करनी होगी उसकी ऑर्गेनिक कॉज को रूल आउट करने के लिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको जो है कोई कॉज नहीं मिला और डिसेबलिंग सिम्टम अभी भी पेशेंट के परसिस्ट कर रहे हैं तो आप स्पेशलिस्ट को रेफ़र करोगे ताकि डिसमोटिलिटी के लिए इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है, जिसमें स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यानी डिलेड स्टूल मूवमेंट इन द कॉलन में ही नहीं आ रहा, डिले है उसकी मूवमेंट, या फिर डिससाइनर्जिक डिफिकेशन हो सकता है। डिससाइनर्जिक डिफिकेशन मतलब फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है पेल्विक फ्लोर की, और एनल जो स्फिंक्टर मसल्स हैं उनमें फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है। ठीक है, तो फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन आती है, स्पेशलिस्ट करेगा। स्पेशलाइज्ड टेस्ट में फर्दर इंटेस्टाइनल मार्कर स्टडीज़ भी आती है, एनोरेक्टल मैनोमेट्री, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रोक्टोग्राफी। ये चीज़ें एग्जैक्ट प्रॉब्लम को फिर पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी अप्रोच होती है। तो मैनेजमेंट में हाई फाइबर डाइट, इस्पागोल हस्क, ब्राउन पाउडर, फाइबर ब्रेड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ एबॉट, लेक्सेटिव एंड इनेमास। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से? पेशेंट को हेमराइड हो सकते हैं, एनल फिशर, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, फीकल इम्पेक्शन हो सकती है, कॉलोनिक वॉल्वुलस, कॉलोनिक परफोरेशन, फीकल इनकंटिनेंस, यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, अब कॉजेज़ क्या है कॉन्स्टिपेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिसमें आपने याद रखना है कि कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉजेज़ हैं और कुछ नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आप याद रखें कि अगर फाइबर या फ्लूइड इनटेक कम हो, एक ये वजह है डाइट्री। दूसरी है स्ट्रक्चरल कॉज। जीआईटी में स्ट्रक्चरल कॉज क्या हो सकता है? कॉलन कार्सिनोमा हो सकता है, डाइवर्टिकुलर डिजीज़ भी हो सकती है, बिनाइन स्ट्रक्चर, या हिर्शस्प्रिंग डिजीज़ भी इसी में आता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल में। देन आता है मोटिलिटी। मोटिलिटी में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ड्रग्स, क्रोनिक इंटेस्टाइनल सूडो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या हिर्शस्प्रिंग डिजीज़ मोटिलिटी में भी आ जाता है, ठीक है, या स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन भी इसमें आएगा। उसके बाद है डिफिकेशन। जीआईटी में अगर डिफिकेशन की क्या एबनॉर्मलिटी होगी? क्रोन डिजीज़, फिशर्स, हेमरॉइड्स, यानी ये सारी एनोरेक्टल डिजीज़ आ गई। इसके अलावा डिससाइनर्जिक डिफिकेशन आता है इसमें, डिफिकेशन में। अब नॉन जीआई डिसऑर्डर्स देखें। अगर पेशेंट को ऐसी ड्रग ले रहा है लाइक ओपिएट, एंटीकोलिनर्जिक, कैल्शियम एंटागोनिस्ट, आयरन सप्लीमेंट्स, एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स, ठीक है, तो ये सारी क्या करवाती हैं? कॉन्स्टिपेशन। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ कौन से हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड की लीजन्स में कॉन्स्टिपेशन होगी, स्ट्रोक में और पार्किंसनिज्म में। मेटाबॉलिक या एंडोक्राइन कॉजेज़ में आता है डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरग्लाइसीमिया से भी कॉन्स्टिपेशन होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म और प्रेगनेंसी में। अदर्स में है कोई ऐसी सीरियस इलनेस जिसमें इमोबिलिटी हो, स्पेशली अगर एल्डरली है और इमोबाइल है तो उसको भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी कॉन्स्टिपेशन। तो अब टेबल बना हुआ है जिसमें लेक्सेटिव एंड इनेमास का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। डिफरेंट होते हैं, कुछ बल्किंग एजेंट्स हैं, स्टिमुलेंट लेक्सेटिव, ऑस्मोटिक लेक्सेटिव एंड इनेमास। बल्किंग एजेंट्स जो है ना, उसमें आता है स्पगोल, जो हम कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं, स्पगोल, वीट ब्रान और डाइट्री फाइबर। एक्चुअली ये करते क्या हैं? ये फीकल मास बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें फ़ाइबर और वाटर ज़्यादा है, वाटर को भी रिटेन करेंगे और फाइबर ज़्यादा है इसमें। दूसरे होते हैं स्टिमुलेंट लेक्सेटिव। स्टिमुलेंट क्या करेंगे? इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो ईजिली पास हो, कॉन्स्टिपेशन सही हो। उसमें आता है बिसाकोडाइल, डुलोकोलेक्स के नाम से, बिसाकोडाइल ये स्टिमुलेंट है, ठीक है। ग्लाइसरोल, एंथ्राक्विनोन, सेना, सोडियम पाइकोसल्फेट, ठीक है। फिर आती है ऑस्मोटिक लेक्सेटिव। इनका ऑस्मोटिक इफेक्ट है लाइक मैग्नीशियम सल्फेट एंड लैक्टुलोज, ये ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है, लैक्टुलोज एंड मैग्नीशियम सल्फेट। इनेमास में हमारे पास सोडियम फॉस्फेट आता है, क्लीन इनेमा के नाम से। लेट्स इट, ये सारा होगी टॉपिक कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन।